जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को जारी रखते हुए आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका आज के क्लास में 3 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पहला है आपका शिक्षण की अवस्थाएं फेजेज ऑफ टीचिंग, दूसरा है आपका शिक्षण के स्तर लेवल्स ऑफ टीचिंग और तीसरा है आपका शिक्षण की रणनीतियाँ यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू सवालों को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और अभी तक लगभग जो है आपका 10 क्लासेस हो चुका होगा। ठीक है, 10 क्लासेस हो चुका है। ये आपका क्लास नंबर 11 रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है वो तीनों टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले शिक्षण के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग वाले क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था, जब मैंने यूनिट 3 स्टार्ट किया था उस टाइम ही शिक्षण की अवधारणा में कि शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक और तार्किक प्रक्रिया है। उसमें मैंने आपको बताया था टीचिंग जो है वो आर्ट के साथ साथ आपका साइंस भी है। ठीक है, आर्ट के साथ साथ आपका साइंस भी है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होगा कि ये केवल जानकारी नहीं देता है, ये आपको एक बच्चे को जो है वो सोचने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसके साथ साथ तार्किक सोच भी विकसित करता है। बच्चों के ऊपर जो है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ तार्किक सोच का भी जो विकास करता है। एक सफल शिक्षक बनने के लिए यह जानना जरूरी है कि कक्षा में जाने से पहले क्या करें, कक्षा के दौरान कैसे पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद क्या जांचें। ठीक है, कैसे बच्चों को जो है वो जांचें कि बच्चे ने कितना चीज़ों को ग्रहण किया है, कितना सीखा है। तो इसी के बारे में जो है आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण को विभिन्न चरणों और स्तरों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे, फेजेज के बारे में बात करेंगे, फेजेज ऑफ टीचिंग। तो एक विद्वान है जिसका नाम है जैक्सन। इन्होंने 1966 में एक सिद्धांत दिया था। इसके अकॉर्डिंग शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो टीचिंग का जो प्रोसेस है उनको साइंटिफिक अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, साइंटिफिक ढंग से यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा होता है इंटर एक्टिव स्टेज और तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब ये क्या है तो इसके बारे में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि इसका नाम याद कर लीजिए। ट्रिक आपका हम बता देते हैं PIP। ठीक है, PIP करके, PIP मॉडल इसको कहा जाता है। P का मतलब होता है प्री एक्टिव स्टेज, I का मतलब होता है इंटर एक्टिव स्टेज और लास्ट में जो P है उसका मतलब होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज, यानी कि पूर्व क्रियावस्था, अंतर क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था। अब ये जो है पढ़ाने से पहले की तैयारी है। यानी कि मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आप बच्चों को जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा ना, आपको नोट्स रेडी करना होगा, ये चीज़ डिसाइड करना होगा कि अगला दिन जाके क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आप प्लान करके जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं। तो वो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो आपका इसी में आ जाता है, प्री एक्टिव स्टेज में। उसके बाद क्लास में जाकर जो भी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, जो टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, वो आपका इसके अंतर्गत आ जाता है अंतः क्रियावस्था में। ठीक है, उसके बाद तीसरा अवस्था क्या है तो पढ़ाने के बाद का मूल्यांकन। अब मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद पढ़ाने के बाद लास्ट में कुछ सवाल पूछते हैं, ये जांचने के लिए कि बच्चों को वो चीज़ कितना समझ में आया। ठीक है, फीडबैक लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो वो चीज़ आपका तीसरा अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो हमें पढ़ना है। अगर इतना बात आप समझ गए तो मान लीजिए कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, बस इतना सा ही था। अगर किताब में अगर आप देखने जाएंगे तो इसको बहुत ही जो है वो कठिन शब्दों में दे रखा है और वहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें जो है वो आसानी से आसान शब्दों में आपको समझा दिया। अब इसको एक बार डिटेल में भी पढ़ लीजिए ताकि और भी अच्छे से आपका जो यहाँ पे नॉलेज हो जाए इसके ऊपर। सबसे पहले आपका प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व क्रियावस्था, नाम पे ही दे रखा है। देखिए, क्रिया के पहले, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, यह कक्षा में जाने से पूर्व पहले की अवस्था है।
इसे शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी इसी को कहा जाता है। तो पहला सवाल तो यहाँ से भी देखने को मिल सकता है कि टीचिंग के किस स्टेज को प्लानिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है या टीचिंग प्लानिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा, प्री एक्टिव स्टेज को। अब यहाँ पे क्या क्या किया जाता है वो याद रखिए। तो सबसे पहले तो जो टीचर बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो वो शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करेगा, यानी कि वो क्लास में जाकर आज जो है वो क्या क्या समझाने वाला है या फिर कल किस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिसाइड करेगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को रेडी करेगा, पाठ्य सामग्री का चयन करेगा। उसके बाद उसको अच्छे से अपने विश्लेषण वगैरह करेगा, उसका नोट्स बनाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद जो टीचिंग मेथड उसको यूज करना है क्लास में जाकर, वो चीज़ डिसाइड करेगा। उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव करना, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे टीचर को एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको समझाना है, तो वो चीज़ वो पहले डिसाइड करेगा। उसके बाद उसको मूल्यांकन कैसे करना है, मूल्यांकन के दौरान कौन कौन से सवाल पूछना है, वो सभी चीज़ें आपको जो है एक टीचर करके जाता है घर से। ठीक है, अगर अभी आप बीएड में एडमिशन लेंगे उसके बाद ना आपको एक लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता है। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं, थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तो आपसे बहुत सारा लेसन प्लान बनाया जाता है और उन लेसन प्लान में यही सब जानकारी रहती है कि आपको विद्यालय में जाके बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, टॉपिक में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, लास्ट में आपको कौन कौन सा सवाल पूछना है, इवैल्यूएशन कैसे करना है। तो वो सभी जानकारी आपका लेसन प्लान में होता है। और ये जो लेसन प्लान बनाने का जो प्रोसेस है वो आपका जो है प्री एक्टिव स्टेज के अंदर ही आता है, यानी कि क्लास में जाने से पहले ये सभी चीज़ें की जाती है। ओके, जैसे कि कल कक्षा में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, तो आज रात घर पर नोट्स बनाना, चार्ट तैयार करना और यह सोचना कि बच्चों से पढ़ाने के बाद क्या प्रश्न पूछने हैं, ये सब का प्लानिंग करना ही आपका जो है प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस स्टेज के अंतर्गत ये सारा काम आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, दूसरा जो स्टेज है वो है आपका अंतःक्रिया अवस्था यानी कि इंटर एक्टिव स्टेज। अब क्या हुआ कि आपने पूरा प्लान बना लिया। अब प्लान बनाने के बाद आपको जाना है क्लास। ठीक है, स्कूल में एंट्री लिए, जो भी क्लास आपको दिया गया उसमें गए। अब वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना है, जो चीज़ आपने प्लान किया है वो चीज़ को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, उसका यूज करना है। तो यह वास्तविक शिक्षण है, एक्चुअल टीचिंग की अवस्था है। इसमें शिक्षण अभ्यास अवस्था भी कहा जाता है, इसे जो वो शिक्षण अभ्यास अवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसका दूसरा नाम। अब यहाँ पे क्या करेगा, तो टीचर क्या करेगा, पहला चीज़ कि तैयार की गई पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेगा, यानी कि प्रेजेंटेशन करेगा। जो चीज़ आपने डिसाइड करके आए हैं कि ये चीज़ आज हमें क्लास में पढ़ाना है, जो नोट्स आपने रेडी करके आया है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास में प्रेजेंटेशन देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके अलावा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना, ये चीज़ करेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे, तो चयनित शिक्षण विधियों के का कक्षा में प्रयोग करना। जो टीचिंग मेथड आपने सोच के आया है कि ये टीचिंग मेथड का यूज आज के क्लास में करना है, तो वो चीज़ आप करेंगे, टीचिंग मेथड का यूज करेंगे। चाहे प्रोजेक्ट मेथड आप कह लीजिए, एक्टिविटी मेथड कह लीजिए, यानी कि जो चीज़ भी आपने डिसाइड करके आया है उसका भी उपयोग करेंगे। उसके अलावा और आपका क्या काम होगा इस स्टेज के अंतर्गत, तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि आप प्रयास करेंगे कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे जो है वो एक्टिव रहें, यानी कि अच्छे से जो है वो चीज़ों को इंटरेस्टिंग के साथ सुने समझें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो कक्षा में बोर्ड पर चित्र बनाकर बच्चों को प्रकाश संश्लेषण समझाना और बीच बीच में उनसे पूछना कि पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है। तो ये सब क्या है, प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। मान लीजिए कि अगर आप क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़ क्या हुआ कि पहला स्टेज में तो आपको पूरा नोट्स, प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि चार्ट का उपयोग करना है तो चार्ट वगैरह में डिजाइन वगैरह जो है प्रोजेक्ट वगैरह घर से बना के ले जाना होगा और फिर क्लास में जाकर प्रेजेंट करना होगा, आपको प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाना होगा, समझाना होगा। तो ये चीज़ें आपको जो है इस स्टेज के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यानी कि क्लास में जो पढ़ाने का जो प्रोसेस है ना, वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो अवस्था है वो है आपका उत्तर क्रिया अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। यह पढ़ाने के बाद की अवस्था है, इसे पश्च शिक्षण अवस्था भी कहते हैं। इसमें जांचा जाता है कि शिक्षण कितना प्रभावी हुआ। तो आपने प्लानिंग कर लिया,
क्लास में आके बच्चों को पढ़ा दिए। अब लास्ट में आपको तो जांचना भी होगा ना कि आपके बच्चे आपके बातों को कितना समझें, कितना अच्छे से जो है वो ग्रहण किए, तो उस चीज़ को आपको जांचना होगा। तो इसके लिए आप बच्चों से क्या करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो पहला चीज़ मूल्यांकन करेंगे, क्विज ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं आदि के माध्यम से जो आप वहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के उत्तरों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना। मान लीजिए कि बच्चे जो है वो सवाल का जवाब देने में हिचकिचाते हैं या फिर कम शब्दों में जवाब देते हैं, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको और एक्सप्लेन करते हैं, फिर से रिवीजन करवाते हैं बच्चों को। तो ये सब आप जनरली समझ सकते हैं। आवश्यकता अनुसार पुनः शिक्षण प्रदान करना। अब मान लीजिए कि कोई सवाल है जिसका जवाब बच्चे गलत दे रहे हैं, है ना, ज़्यादा बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, यानी कि बच्चों को फिर से वो चीज़ को समझाएंगे। जो कमी आपने पता लगाया है कि इस कमी के कारण बच्चे वो चीज़ नहीं समझ पाए हैं, तो उस कमी को सुधारेंगे, फिर से बच्चों को समझाएंगे। हो सकता है इस बार आपको दूसरा शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़े, लेकिन आप बच्चों को फिर से उसको समझाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद लास्ट में आप निष्कर्ष निकालेंगे और फीडबैक लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है एक प्रोसेस हो गया, और इसी तरह से आपका प्रोसेस जो वो चलता है। और ये सभी चीज़ें आपका जो है तीसरा स्टेज में आ जाता है, पोस्ट एक्टिव स्टेज में आ जाता है। उदाहरण के तौर पे चैप्टर ख़त्म होने के बाद 10 नंबर का टेस्ट लेना, जो बच्चे फेल हुए उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देकर दोबारा समझाना। तो यही है आपका रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कमी है, जैसे कि बच्चे फेल हो गए, तो यहाँ पे तो आप जानने का प्रयास कीजिएगा ना कि बच्चे क्यों फेल हो गए, कौन सा टॉपिक है जो बच्चों को समझ में नहीं आया, तो फिर से वो चीज़ आपको बच्चों को समझाना होगा एक टीचर होने के नाते। तो यही चीज़ आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज में देखने को मिलता है। ओके, तो ये था आपका स्टेज के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक के ऊपर चलेंगे, है ना, लेवल के ऊपर। तो देखिए 3 स्टेज होते हैं आपका टीचिंग के, एक प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। याद कैसे रखना है, PIP, पिक्चर इन पिक्चर, PIP मोड, जैसे हम लोग फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं, है ना, टेक्निकल टर्म है PIP मोड। तो उसी तरह से PIP, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। ठीक है, उपनाम में देखें तो इसको नियोजन अवस्था कहा जाता है, प्लानिंग स्टेज कहा जाता है, इसको अभ्यास अवस्था कहा जाता है, प्रैक्टिस स्टेज कहा जाता है, और इसको जो है इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन स्टेज। मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे उद्देश्य बनाया जाता है, सामग्री चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट लेना, फीडबैक लेना, ये सब किया जा सकता है। समय क्या है, तो कक्षा में जाने से पहले ये चीज़ काम किया जाता है, कक्षा के दौरान किया जाता है कक्षा में, और ये कक्षा के बाद यानी कि बच्चों को पढ़ाने के बाद, है ना। ये मत सोचिएगा कि छुट्टी के बाद, नहीं, पढ़ाने के बाद, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, इसका मतलब ये हुआ, है ना। उसके अलावा वातावरण कैसा है, तो ये एकांत में भी बना सकते हैं। घर में आप आराम से बनाइए नोट्स को, है ना, आराम से जो आपको प्लानिंग करना है, नोट्स को बनाना है, समझना है। उसके अलावा ये क्लासरूम का बात है, ये भी क्लासरूम का बात है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से अवस्था के बारे में जानकारी हो गई होगी। ओके, अब चलते हैं दूसरा जो टॉपिक है आज के क्लास का, वो है आपका शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे जो है शिक्षण को छात्रों की बौद्धिक क्षमता और उम्र के अनुसार 3 मुख्य स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, छात्रों की जो बौद्धिक क्षमता है और एज के अकॉर्डिंग जो है वो इसको 3 मुख्य स्तर में बांटा गया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 3 लेवल का नाम याद रखना है। एक है आपका मेमोरी लेवल, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि स्मरण स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, अभी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस आपको तीनों का नाम याद रखना है। ट्रिक कैसे याद रखना है, तो MUL करके याद रख लीजिए। M से मेमोरी, U से आपका अंडरस्टैंडिंग, R से आपका रिफ्लेक्टिव। ठीक है, MUR करके याद रखिए। ठीक है, MUR, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, स्मरण, समझ और चिंतन। शिक्षण हमेशा नीचे से ऊपर यानी कि स्मरण से चिंतन की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ये आपका बेसिक है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका एडवांस है। तो फिलहाल इतना चीज़ याद रखिए, इसको डिटेल में अब समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है वो समझिए। तो ये शिक्षण का सबसे प्रारंभिक और मौलिक स्तर है। पहला चीज़, ये शिक्षण का सबसे बेसिक लेवल है। अब ये जो लेवल है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, तो याद करने पे, चीज़ों को रटने पे, याद करने पे। तो इसमें छात्रों को तथ्यों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को याद करने पर जोर दिया जाता है।
अब आप सोचिएगा कि टीचिंग प्रोसेस में तो किसी चीज़ को रटना याद करना नेगेटिव वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक बात है, लेकिन हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं जो विद्वानों के द्वारा थ्योरी दिया गया है, जो चीज़ें यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको ये समझना है कि स्मरण स्तर के अंतर्गत ये बात कही गई है, तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ये बात कही गई है, तो वही चीज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और अगर आप इसको इस नज़रिए से देखेंगे तो ये बात सही भी है। जैसे कि देखिए, प्राइमरी क्लास में क्या होता है कि बच्चों को ABCD क ख ग ये सब गणितीय पहाड़े और परिभाषाएं रटवा कर याद कराया जाता है, क्योंकि उस समय उसके पास दिमाग नहीं होता है। आप ये सब चीज़ें कैसे करेंगे? ये सब चीज़ें में तो समझाने वाला कोई बात ही नहीं है कि आप उसको ABCD समझा रहे हैं, क ख ग समझा रहे हैं। ये तो आपको रटना ही होगा, और आपने भी ये चीज़ को रटा होगा। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसको समझा नहीं जा सकता, उसको रटा ही जा सकता है, तो ये चीज़ आपको रटना होगा। तो मेमोरी लेवल में यही चीज़ होता है कि इसमें छात्रों को जो फैक्ट्स हैं, जो संकल्पना है, जो सिद्धांत है, उसको याद करवाया जाता है, रटाया जाता है। इसमें रटने की प्रक्रिया प्रमुख होती है। इसमें छात्र एक पैसिव श्रोता होता है, यानी कि छात्र जो है वो एक्टिव इसमें नहीं होता है, क्योंकि रटने वाला प्रोसेस है। तो ये हो गया एग्जाम्पल कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को ABCD क ख ग घ गणितीय पहाड़ और परिभाषाएं रटवाकर याद कराना, ये आपका जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाता है। अब दूसरा स्तर में क्या है? दूसरा जो आपका लेवल है वो है आपका समझ स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसमें क्या होगा कि यह रटने की एक कदम आगे है, ठीक है, रटने से एक कदम आगे है। इसमें क्या होता है कि ज्ञान को समझने पर बल दिया जाता है, ज्ञान को समझने पर बल दिया जाता है। फोकस किसके ऊपर किया जाता है? तो देखिए, शिक्षक छात्रों को तर्क और व्याख्या के माध्यम से विषय की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। इसमें क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि रटने से थोड़ा ऊपर यहाँ पे बढ़ा जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कहने का मतलब ही समझने के ऊपर जोर दिया जाता है। उदाहरण से समझिए, गणित में सिर्फ, अच्छा बचपन में आपने रट लिया A+B का होल स्क्वायर, ठीक है, A² + B² + 2AB, ये वाला चीज़ आपने रट लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको आप डिटेल में समझेंगे। A+B का होल स्क्वायर का सूत्र याद नहीं करना, बल्कि यह समझना कि यह सूत्र कैसे बना है, या विज्ञान में बारिश क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया जाता है कि ये सूत्र कैसे बना है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा, अगर बारिश हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझाया जाता है, यानी कि आपका जो समझ स्तर है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तीसरा चीज़ क्या है? अब तीसरा चीज़ है चिंतन स्तर। आपने चीज़ों को याद किया, समझ लिया, अब बात आता है कि आपको यहाँ पे चिंतन करना है, स्वयं से चीज़ों को सीखना है। जैसे कि देखिए, प्रकृति इसका क्या है? यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, ठीक है, हाईएस्ट स्तर है, लेवल है। इसमें छात्र स्वयं समस्याओं का विश्लेषण कर उनका समाधान निकालते हैं। इस लेवल के अंतर्गत जो है वो स्टूडेंट क्या करते हैं? समस्याओं का विश्लेषण खुद करते हैं और उनका सॉल्यूशन खुद ढूंढते हैं। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, यहाँ पे जो है वह एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। छात्रों में स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित होती है इस लेवल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से समझिए, PhD में शोध कार्य यानी कि रिसर्च वर्क, आपने देखा होगा कि क्या करते स्टूडेंट PhD करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो वो अपने सोच बूझ से करते हैं, समझ बूझ से करते हैं, चिंतन स्तर से करते हैं। और टीचर क्या होता है? बस उसको गाइड करता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में गाइड करता है। प्रोजेक्ट आधारित सीखना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये चीज़ हो गया। या कक्षा में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं पर खुली चर्चा करना, ये सब जो है आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यही था आपका 3 लेवल। ट्रिक मैंने आपको क्या बताया? MUR, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा। ये चीज़ें आपकी थी। अब इसको भी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो भी चीज़ें आपको समझ में आया तुरंत क्लियर हो जाएगा। शिक्षण के स्तर 3 स्तर हैं: मेमोरी, समझ स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग, चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव। शॉर्ट ट्रिक MUR, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या था? स्मरण स्तर में तथ्य रटना, याद करना। अंडरस्टैंडिंग में क्या था? अर्थ समझना या तर्क करना। तीसरा में क्या था? स्वतंत्र सोच या समस्या समाधान। तो तीनों में अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, है ना। शिक्षक की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे तानाशाही है, यानी कि आपको जो चीज़ बोला जाएगा वो चीज़ आपको रटना है। इसमें टीचर का जो रोल है वो मार्गदर्शक और नियंत्रक का है। इसमें केवल सुविधादाता का है, यानी कि फैसिलिटेटर का है। छात्र की भूमिका क्या है? तो इसमें छात्र पैसिव होता है, निष्क्रिय श्रोता होता है।
अब समझने का बात है, तर्क करने का बात है, तो छात्र एक्टिव होगा। यहाँ पे हाईली एक्टिव होता है, यानी कि अत्यधिक सक्रिय होता है। अब किसके लिए बेस्ट है, तो देखिए रटने वाला जो चीज़ है वो आपका प्राइमरी क्लास के लिए ठीक है। टेबल रटवा दे रहे हैं, पोयम रटवा दे रहे हैं, ठीक है, ABCD रटवा दे रहे हैं, तो वो प्राइमरी क्लास के लिए ठीक है। समझ विकसित करना, अर्थ समझना, वो आपका सेकेंडरी लेवल के लिए ठीक है। अब कुछ नए नए आविष्कार वगैरह किए जाते हैं, खोज वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए ये आपका ठीक है, हायर एजुकेशन में आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा जो टॉपिक है वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरे नोट्स को इतना सिस्टमेटिक वे में और आसान शब्दों में बनाया है कि आपको जो स्वतः पढ़ते हुए ही समझ में आ जाएगा। इतना आसान आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी बताने वाला नहीं है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। बाकी ये नोट्स जब आपको दिया जाता है ग्रुप में, तो आप स्वयं से कम 2 बार पढ़िएगा, पूरे दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा हूँ वहाँ पे पढ़ रहा है, वहाँ पे ट्रिक भी मैंने बता रखा है, ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे कि 2 चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया, एक PIP मोड, PIP के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा आपका ये लेवल हो गया आपका MUR, करके याद रखिएगा, हो जाएगा। चलिए एग्ज़ाम ट्रिक्स, तो ट्रिक्स तो वही मैंने आपको ही बता ही दिया कि ये आपका जैक्सन के द्वारा दिया गया है। PIP प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग में बात करें तो MUR याद करिएगा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, आसान है। अगर प्रश्न में रोट लर्निंग रटना दिखे तो आपको मेमोरी लेवल टिक करना है, क्योंकि मेमोरी में याद किया जाता है। वाई हाउ तर्क दिखे या इससे रिलेटेड कोई सवाल दिखे तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में टिक करना है। समस्या समाधान दिखे, फैसिलेटर वर्ड दिखे, वो आपको रिफ्लेक्टिव लेवल में टिक करना है, क्योंकि ये सब उसी के अंतर्गत का गुण है। ओके, चलिए अब चलते हैं आज के क्लास का जो तीसरा टॉपिक है वो, ठीक है। अच्छा, तीसरा टॉपिक के पहले ये देख लीजिए इसका जो निष्कर्ष है वो, कि शिक्षण कोई घटना नहीं है, एक यात्रा है जो योजना यानी कि प्री से शुरू होकर कक्षा की अंतःक्रिया से गुजरते हुए पोस्ट पर समाप्त होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। शिक्षण एक इमारत की तरह है जिसके नींव स्मरण है, दीवारें समझ है और छत चिंतन है। तो ये सब एग्जाम्पल है, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो बच्चे को रटने से निकालकर स्वतंत्र शिक्षण के स्तर तक ले जाए, ठीक है, यानी कि वही मेमोरी लेवल से उठाकर जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल तक ले जाए, वही आपका जो है श्रेष्ठ शिक्षक होगा, कहलाएगा। चलिए अब है आपका तीसरा टॉपिक, आज की क्लास का आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका ये वाला, ठीक है। प्रभावी शिक्षण की रणनीतियाँ। जब टीचर बच्चों को पढ़ाने जाता है तो कुछ रणनीति को फॉलो करता है, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, ठीक है, उसी के बारे में जानेंगे। तो विद्वानों के द्वारा यहाँ पे एक स्ट्रेटजी दिया गया है, एक रणनीति दिया गया है जिसका नाम है 6E एवं 1S मॉडल, इसका नाम ही है ये वाला, ठीक है, 6E, ठीक है, एंड 1S मॉडल के नाम से ये जाना जाता है, इसका नाम है। यानी कि 6 ठो आपका E आएगा और 1 ठो S आएगा। तो इसका मतलब समझते हैं कि आखिर है क्या, और उससे पहले शिक्षण रणनीति के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, शिक्षण रणनीतियाँ यह तय करती है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को कैसे उपयोगी और रोचक बना सकता है। यानी कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाने जाता है तो वो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको कैसे यूजफुल बनाएगा, कैसे उपयोगी बनाएगा और कैसे रोचक बनाएगा, ताकि छात्र जो है वो रोचक पूर्वक चीज़ों को देख के सीख सके। तो वही है आपका रणनीति, शिक्षण रणनीति। आधुनिक शिक्षा में 6E एवं S मॉडल को सबसे प्रभावी माना जाता है। यह मॉडल छात्रों की सोचने की क्षमता और विषय वस्तु के प्रति उनकी रुचि को गहराई से जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस मॉडल में विस्तृत और मानक जैसे तत्व हाल ही में जोड़े गए हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो 6E एंड 1S के मॉडल है इसका क्या क्या मतलब होता है। तो 6 ठो E है आपका, तो एक E का मतलब होता है इंगेज, यानी कि बच्चों को जो है एक्साइटेड रखना, उत्सुक रखना, किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुकता बनाए रखना, ठीक है, इंगेज करके रखना। दूसरा है एक्सप्लोर, यानी कि अन्वेषण, गहराई से खोजना। तो पहला काम तो यही है कि इसका नाम याद रखिएगा आप, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तीसरा जो E है उसका मतलब है एक्सप्लेन, यानी कि समझना, चीज़ों को समझना, ज्ञान का विश्लेषण करना। चौथा है आपका इलेबोरेट करना। तो इलेबोरेट करने का मतलब होता है कि विस्तृत उपयोग, जो चीज़ आपने सीखा है
उसका वास्तविक जीवन में उपयोग करना। पांचवा है आपका इवोल्यूट करना, यानी कि मूल्यांकन करना, सतत जांच करना। छठा है आपका एक्सटेंड करना, यानी कि पाठ्यक्रम से आगे सोचना, विस्तार करना। और सातवां है आपका 1S, यानी 1S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि मानक, नियम और प्राधिकरण, जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना। तो पहला काम आपको क्या करना है यहाँ पे रणनीति में, सबका नाम याद रखिए, सबका फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है, और जो जो छोटा पॉइंट लिखा गया है उसको ध्यान में रखिएगा। अब डिटेल में समझते हैं। पहला चीज़ क्या है, इंगेज, ठीक है, यानी कि उत्सुकता जगाना। यहाँ से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सीखने के क्रम में छात्रों को उत्सुक यानी कि क्यूरियस रहना अनिवार्य है, तभी चीज़ें जो है वो बच्चों को समझ में आएगी और बच्चे जो वो अच्छे से ध्यान लगा के कक्षा में सुनेंगे। शिक्षक का प्राथमिक कार्य पाठ के प्रति छात्रों में लगातार उत्सुकता उत्पन्न करना है। एक टीचर का जो प्राइमरी वर्क होता है वो यही है कि जो भी पाठ वो बच्चों को पढ़ा रहा है उस पाठ को लेकर, उस टॉपिक को लेकर छात्र में लगातार उत्सुकता उत्पन्न करना। यह उत्सुकता एक उद्दीपन की तरह काम करती है जो छात्रों को विषय वस्तु से गहराई से जोड़ती है। इससे छात्रों के ज्ञान का स्तर बढ़ता है और वे कक्षा में सक्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं। उदाहरण के तौर पे कि हम बच्चों को कैसे इंगेज करेंगे, तो ग्रेविटी बढ़ाने से पहले शिक्षक का कक्षा में एक सेब को नीचे गिराकर पूछना, ये ऊपर क्यों नहीं गया, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी के माध्यम से अगर हम बच्चों को इंगेज रख सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा काम करें, कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा चीज़ करें ताकि बच्चे जो है वो इंगेज हो जाए, ठीक है, उस चीज़ को लेके जो है एक्साइटेड हो जाए कि इसके बाद आगे का चीज़ क्या है, ये चीज़ अगर हुआ तो कैसे हुआ, है ना। तो ऐसा उसको जो है उसके दिमाग में एक्साइटमेंट डालना है कि वो अगला टॉपिक सुनने के लिए जो है वो रेडी रहे, तभी बच्चे जो वो ध्यान से सुनेंगे। केवल आके लेक्चर दीजिएगा चले जाइएगा तो ऐसे बच्चा जो है वो पैसिव में रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सप्लोर, अन्वेषण की क्षमता गहराई से खोजना। अब इसमें क्या है, छात्रों द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई का स्वयं अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। यह प्रक्रिया छात्रों के भीतर जागरूकता की भावना उत्पन्न करती है, ठीक है। इस प्रक्रम में शिक्षक विषय की गंभीरता बताते हैं और छात्रों को सही दिशा दिखाते हैं। छात्र उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी खुद प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे कि देखिए, विज्ञान की कक्षा में छात्रों को पत्तियों के विभिन्न प्रकार खोजने के लिए स्वयं स्कूल के बगीचे में ले जाना, तो स्कूल के बगीचे में ले जाया जाएगा और बच्चों से कहा जाएगा कि बच्चे जाके जो है वो अलग अलग प्रकार के पत्तों को तोड़ के ले आओ, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाते हैं और अलग अलग पेड़ से जो अलग अलग पत्तियाँ को तोड़ के ले आते हैं, फिर उसके पैटर्न को समझते हैं कि किस टाइप का उसका पत्ता में पैटर्न बना हुआ है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे गहराई से खोजना वाला चीज़ हो गया, यानी कि एक्सप्लोर करने वाला चीज़ हो गया। बच्चे जो है वो गहराई से स्वयं अवलोकन करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा काम करना कि बच्चे स्वयं चीज़ों को करके सीख सके। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अगला है आपका एक्सप्लेन, यानी कि समझना, ज्ञान का विश्लेषण करना। अब ये क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये आपका मूल रूप से एक्सप्लोर स्टेज का विश्लेषण है, ठीक है, यानी कि एनालिसिस है। इस अवस्था में यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने विषय के बारे में कितनी अधिक और सही जानकारियाँ प्राप्त की है, ठीक है। शिक्षक और छात्र मिलकर प्राप्त डेटा पर चर्चा करते हैं, यानी कि जो काम टीचर ने बच्चों को दिया था कि जाइए गार्डन में, वहाँ से पत्ता को चुन के लाइए, पत्ता की प्रॉपर्टी को देखिए, विशेषताओं को देखिए, है ना, तो वो चीज़ के ऊपर जो फिर डिस्कस किया जाएगा। जो भी बच्चों का संदेह होगा, डाउट होगा, उसको टीचर दूर करेगा और कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करेगा। उदाहरण के तौर पे बगीचे से लाई गई पत्तियों के अलग अलग आकार और रंग के वैज्ञानिक कारणों पर कक्षा में डिस्कशन होगा, चर्चा करेगा टीचर, जो उनके कॉन्सेप्ट को समझाएगा। तो ये आपका जो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला क्या है, इलेबोरेट करना, यानी कि ज्ञान का विस्तृत उपयोग करना, जीवन में प्रयोग करना। प्राप्त की गई जानकारी को वास्तविक जीवन में प्रयोग करना, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। छात्र अपने ज्ञान के तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल और एनालिटिकल बिंदुओं का उपयोग करते हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक बिंदुओं का उपयोग करते हैं, एनालिटिकल बिंदुओं का उपयोग करते हैं। सीखे गए ज्ञान को नई और अपरिचित परिस्थितियों में लागू करना सिखाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है उसका अपने दैनिक जीवन में यूज करना, उपयोग करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गणित में परसेंटेज सीखने के बाद बाजार में जाकर किसी वस्तु पर मिल रहे डिस्काउंट की सही गणना स्वयं करना, यही है आपका इलाबोरेट करना, ठीक है, यानी कि ज्ञान का विस्तृत उपयोग करना। चलिए आगे है आपका इवोल्यूट, यानी कि मूल्यांकन करना, जांच और परख करना। यह एक सतत प्रक्रिया है
याद रखिएगा, मूल्यांकन जो है आपका सतत प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों शामिल होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हालांकि आपके टॉपिक में जो इवोल्यूशन एक अलग टॉपिक है जहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में, यहाँ पे बस बेसिक है आपका कुछ। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार का आपका मूल्यांकन होता है, एक आपका फॉर्मेटिव, एक आपका समेटिव, ठीक है। और आजकल सभी विद्यालय में भी ये चीज़ आपने देखा होगा कि विद्यालय में आपका FA1 होता है, FA2 होता है, SA1 होता है, SA2 होता है। तो इस टाइप का एग्ज़ाम होता है CBSE वगैरह स्कूल में, FA1 FA2। अब तो आपका गवर्नमेंट स्कूल में भी होने लगा है FA1 FA2 करके, है ना। तो कब होता है? पढ़ाई के दौरान आपका होता है, कोर्स या सत्र के अंत में होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका है कमियों को तुरंत पहचान कर सुधारना। इसमें अंतिम परफॉर्मेंस यानी कि जो जांचना है वो रिजल्ट वगैरह देना। उदाहरण के तौर पे इसमें क्लास टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट वगैरह देखते हैं आप, वीकली टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। 3 महीना में जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो चीज़ हो गया, क्विज वगैरह हो गया, ऑरल क्वेश्चन हो गया, वाइवा वगैरह हो गया, फाइनल एग्जाम्स हो गया, बोर्ड एग्जाम, एनुअल टेस्ट। तो ये सब आपका जो समेटिव के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अगला है आपका एक्सटेंड यानी कि विस्तार, पाठ्यक्रम से आगे बढ़ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रम में विस्तार का अर्थ है निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर बाहरी दुनिया से जोड़ना। इस प्रोसेस में शिक्षक छात्रों को लगातार नए नए तथ्यों से अवगत कराते रहते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह बताते रहते हैं। यह चरण छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत करता है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। इतिहास में महात्मा गांधी का पाठ पढ़ाने के साथ साथ वर्तमान समय यानी कि 21वीं सदी में अहिंसा की प्रासंगिकता पर छात्रों से प्रोजेक्ट बनवाना। तो ये चीज़ आपका जो है वो कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है छात्रों को। जो चीज़ उनके सिलेबस में पढ़ना है वो चीज़ को छोड़ के उसी से रिलेटेड कुछ जो है वो आगे बच्चों को कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड काम दे दिया जाए, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम दे दिया जाए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिया जाए। तो वो चीज़ है आपका एक्सटेंड यानी कि विस्तार। अब सातवां जो है वो आपका S था, 6E था और 1S था, है ना, ये वाला मॉडल था आपका। तो सातवां जो आपका है वो है स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या होगा कि शिक्षा के नियम व आधार यानी कि शिक्षा के जो नियम बनाए गए हैं वो यहाँ पे तय किए जाते हैं। ये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित कड़े नियम और दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन आपका जो है, इस मानकों का अनुसरण शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है। यह शैक्षणिक स्तर को एक नई गति और दिशा प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी विद्यालय चलता है, कोई भी यहाँ पे कोचिंग हो गया या फिर विद्यालय हो गया, ये सब जो चलता है वो नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ वहाँ पे पाठ्यक्रम तय किया गया है, नियम तय किया गया है, रूल रेगुलेशन तय किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो वो चलता है। मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरे राज्य या देश में शिक्षा का स्तर एक समान हो, निष्पक्ष हो और उच्च गुणवत्ता वाला हो, ठीक है। तो ये चीज़ तय किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये सब जो नियम बनाता है, ठीक है, ये सब जो नियम बनते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सब नियम बनाते कौन है, कौन कौन से यहाँ पे जो है अथॉरिटीज वगैरह हैं जो ये चीज़ बनाते हैं। जैसे कि पहला आपका NCERT का नाम आपने सुना होगा, NCTE का नाम सुना होगा, NPE का नाम सुना है, CCE का नाम सुना है, CCW का नाम सुना है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्टेट बोर्ड का नाम, ये सब जो है यहाँ पे इनके ऊपर काम करते हैं। तो पहला चीज़ तो इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ज़्यादा चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में जो वो किसी और यूनिट में पढ़ना है, लास्ट यूनिट में वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल बस आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इन सब के द्वारा जो वो नियम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। NCERT है, NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षक से संबंधित जितने भी यहाँ पे शिक्षा होती है सब कुछ इसकी कंट्रोल इसी के अंडर रहता है, इसी के द्वारा यहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हो गया, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन मैनुअल हो गया आपका, कंटिन्यूअस ऑफ मैनुअल हो गया आपका। इसके अलावा स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड हो गया। तो ये सब चीज़ बस आप याद रखिएगा कि ये सब के द्वारा जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं नियम वगैरह, जो स्टैंडर्ड यहाँ पे तय किए जाते हैं वो सब इन्हीं के द्वारा जो वो तय किए जाते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये शायद नहीं होगा, इसको चेक कर लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, बाकी सब ठीक है। इसका यहाँ पे इवोल्यूशन तक ही होता है, ओके, चलिए ठीक है। तो ये सभी प्राधिकरण सुनिश्चित करते हैं कि 6E मॉडल को एक प्रमाणित और मानक ढांचे के भीतर लागू किया जाए। तो ये आपका इन्हीं का काम है, ओके। तो चलिए इसको भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं तीसरा वाला टॉपिक का, कि पहला जो स्टेप था वो आपका इंगेज था, जहाँ पे आपका मुख्य जो कोर कॉन्सेप्ट था वो आपका बच्चों में क्यूरियोसिटी जो है वो यहाँ पे लाना, यानी कि उत्सुकता लाना, ठीक है, उत्पन्न करना।
इसमें उद्दीपन द्वारा ध्यान आकर्षित करना था। एक्सप्लोर यानी कि अवलोकन, खोजबीन की आज़ादी और जागरूकता। एक्सप्लेन में आपका विश्लेषण आता था, है ना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, एनालिसिस करना। ज्ञान को परखना और स्पष्ट करना। इलाबोरेट में यहाँ पे बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया जाता था। एप्लीकेशन यानी कि जो चीज़ आपने सीखा है उसका उपयोग कैसे करेंगे, ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग। इवोल्यूट करना मतलब कि सतत जांच करना, असेसमेंट करना। और यहाँ पे दो तरीके थे आपका, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है। एक्सटेंड करना यानी कि नया ज्ञान, है ना, सिलेबस के आगे भी बढ़ के कुछ नई चीज़ों को बताना, नए फैक्चुअल चीज़ों को बताना, है ना, अतिरिक्त नए तथ्यों की प्राप्ति करना। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ नियम व प्राधिकरण, यानी कि जो नॉर्म्स और रेगुलेशन वगैरह तय किए जाते हैं, जो कि इनके द्वारा जो है वो तय किए जाते हैं, ये लोग जो बनाते हैं। एनसीईआरटी, एनसीटी, ट्रिपल सीसीई वगैरह जो है ये पालन करते हैं, बनाते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया इसका समरी। तो उम्मीद करते हैं कि जो 3 टॉपिक आपको बताया गया है ना, रणनीति हो गया, लेवल हो गया, स्टेज हो गया, तो छोटा सा टॉपिक था। किताब में हो सकता है आपको जो है वो किताबी भाषा देखने को मिलेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको जो वो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, इससे रिलेटेड जो है वो सवाल जो आए हैं उसको देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो चीज़ें दे रखा है उसको देख लेते हैं कि क्या दिया है। निष्कर्ष में आपका यहाँ पे है, एक नए शिक्षण युग की ओर। शिक्षण केवल सूचना देने का कार्य नहीं, यह छात्रों के मस्तिष्क को जागृत करने की एक कला है। पारंपरिक शिक्षा सिर्फ याद करना सिखाती है, बिल्कुल सही बात है। 6E1S मॉडल छात्रों को सोचना, खोजना और जीवन में सफल होना सिखाता है, सही बात है। पारंपरिक शिक्षा करने का मतलब जो पुराने समय की शिक्षा थी, है ना। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो इतना जानकारी आपको पता हो गया। अब चलते हैं एमसीक्यू सवालों को सॉल्व करते हैं, ताकि जितना भी जानकारी आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, तो चलिए सवालों को अब करते हैं। चलिए पहला सवाल है, शिक्षण की कौन सी अवस्था पाठ्य योजना और शिक्षण विधियों के चयन से संबंधित है। पाठ्य योजना बनाना, लेसन प्लान वगैरह बनाना, है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया लेसन प्लानिंग कहाँ पर बनाया जाता है। PIP 3 स्टेज के बारे में मैंने डिस्कस किया, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज का काम है ना। प्री एक्टिव स्टेज में ये चीज़ बनाया जाता है। शिक्षण की कौन सी अवस्था में शिक्षण सामग्री को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। और प्रेजेंटेशन वाला कहाँ पे था, सेकेंड वाला में, है ना, यानी कि इंटर एक्टिव स्टेज में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। मूल्यांकन किस अवस्था में किया जाता है, तो मूल्यांकन जो है यहाँ पे आपका लास्ट वाला पोस्ट एक्टिव स्टेज में किया जाता है, याद रखिएगा। शिक्षक विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचान कर पुनः शिक्षण कब प्रदान करता है, तो ये भी आपका लास्ट स्टेज में ही होता है, इन पोस्ट एक्टिव स्टेज में होता है ना। 5वां देखिए, कक्षा में शिक्षण विधियों का प्रयोग मुख्य रूप से किस अवस्था में किया जाता है। देखिए शिक्षण विधियों का प्रयोग, टीचिंग मेथड का उपयोग करने के बारे में बात किया गया है। तो टीचिंग मेथड का जो उपयोग है वो आपका वही प्रेजेंटेशन वाला, यानी कि सेकेंड में किया जाता है, इंटरएक्टिव स्टेज में किया जाता है। अगर यहीं पे सवाल ये पूछ दे कि शिक्षण विधियों, कौन सा शिक्षण विधि उपयोग करना है, इसका प्लानिंग करना, है ना। अगर यहाँ पे सवाल ये पूछ दे कि क्लास में कौन सा टीचिंग मेथड का उपयोग करना है, उसको डिसाइड करना या प्लानिंग करना, तो वो आपका फिर प्री एक्टिव स्टेज में आ जाएगा। प्लानिंग वगैरह, प्लानिंग वाला चीज़ जो है आपका फर्स्ट स्टेज में था, लेकिन उस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है, वो आपका इंटर एक्टिव स्टेज में आ जाता है। ओके। शिक्षण के किस अवस्था में शिक्षक मूल्यांकन तकनीकों को योजना बनाता है। देखिए योजना बना रहा है, तो योजना बनाना जो है, किसी भी प्रकार का योजना बनाना, प्लानिंग करना, वो आपका प्री एक्टिव में ही आ जाएगा। चलिए ठीक है। शिक्षण अभ्यास अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, शिक्षण अभ्यास अवस्था, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, इंटर एक्टिव स्टेज, इसी का दूसरा नाम था आपका। 8वां देखिए, शिक्षण की कौन सी अवस्था फीडबैक देने और सुधारात्मक कदम उठाने से संबंधित है। फीडबैक देने, तो फीडबैक देने वाला काम जो था आपका तीसरा अवस्था में था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। ओके। शिक्षक किस अवस्था में पाठ्यक्रम की जटिलता को ध्यान में रखता है, तो देखिए किस अवस्था में पाठ्यक्रम की जटिलता को ध्यान में रखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लान वगैरह बनाएगा ना। तो यहाँ पे ये आपका कहाँ हो जाएगा, प्री एक्टिव स्टेज में, यानी कि जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है जो पाठ्यक्रम का, कि कैसे उसको रेडी करना है, कैसे बच्चों को समझाना है, तो वही बात है, प्लान वगैरह बनाना आपका प्री एक्टिव स्टेज में ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो पहला जो टॉपिक था आपका स्टेज वाला, ठीक है, स्टेज वाला, तो उसका ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक टॉपिक से मैंने यहाँ पे 10-10 सवाल लगभग उठाए हैं, तो ये आपका स्टेज वाला टॉपिक से 10वां सवाल है, लास्ट सवाल है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, होमवर्क का सवाल है आपका, है ना। ये शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच सीधा संवाद होता है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब चलते हैं, दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है लेवल वाला, वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो बेसिक लेवल कौन सा है, तो मैंने ट्रिक भी बता रखा है, MUR,
मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तो सबसे जो बेसिक लेवल था वो आपका मेमोरी लेवल था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए, समझ स्तर पर शिक्षण में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो है वो किसके ऊपर फोकस किया जाता है? तो केवल जानकारी को रटने पर, ये तो आपका बेसिक वाला था, मेमोरी लेवल का काम था। विषय की गहरी समझ विकसित करने पे, तो ये बात बिल्कुल सही है, विषय की गहरी समझ विकसित करने पे। ठीक है, आगे देखिए, चिंतन स्तर की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो फैसिलिटेटर का, गाइड करने का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि हायर लेवल पे आपका। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति चिंतन स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो व्याख्यान विधि। देखिए, चिंतन स्तर हाई लेवल के बारे में बात किया गया, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो यहाँ पे तो लेक्चर मेथड का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो ये आपका ज़्यादा सही है। ठीक है, चिंतन स्तर के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, रटकर याद करना किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है? तो मेमोरी लेवल का। बहुत आसान सवाल। शिक्षक द्वारा छात्रों को किस विशेष विषय पर गहराई से सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना किस स्तर का शिक्षण कहलाता है? तो शिक्षण का आपका जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल पे। देखिए, गहराई से सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, यहाँ पे निर्णय लेने के बारे में बात किया जा रहा है, मेक डिसीजन, तो डिसीजन लेना जो है यहाँ पे चिंतन पे आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल पे। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर को कैसे और क्यों पर ध्यान दिया जाता है? तो वाई और हाउ वाला तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक विद्यालयों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शिक्षण स्तर कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल में, तो ये आपका मेमोरी लेवल, बच्चों को रटवाया जाता है चीज़ों को। शोध आधारित अध्ययन और समस्या समाधान किस स्तर की शिक्षा में आता है? रिसर्च बेस्ड स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिलोंग टू विच लेवल ऑफ टीचिंग? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च, तो रिसर्च वगैरह कहाँ पे देखने को मिलता है? हायर लेवल पे यानी कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे, चिंतन स्तर पे। समझ स्तर का शिक्षण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? देखिए, यहाँ पे बस हम आपको ना टिक करके आगे इसीलिए बढ़ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी सवाल आ रहे हैं सभी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एक ही चीज़ बार बार डिस्क्राइब करके यहाँ पे क्लास को लंबा नहीं करना है ना। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं चीज़ों को टिक कर रहा हूँ, कैसे मैं सवालों को जो है यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ स्तर का शिक्षण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो देखिए, समझ जो स्तर था, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल था, ये किसके ऊपर फोकस करता था? सूचनाओं को याद करने पर नहीं। सूचनाओं को याद करने पे कौन फोकस करता था? मेमोरी लेवल। सूचनाओं को समझने और विश्लेषण करने पे, ये आपका बिल्कुल सही है, समझने और विश्लेषण करने पे ये फोकस करता है। 21 6E मॉडल में इंगेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंगेज का तो मूल्यांकन करना, गलत बात है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, इंगेज का मतलब ही होता है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। आगे देखिए, एक्सप्लोर चरण का संबंध किससे है? याद करना, गहराई से अध्ययन करना, परीक्षा लेना, पुनरावृत्ति करना। तो एक्सप्लोर करना यानी कि डीप इन्वेस्टिगेशन करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, है ना, गहराई से समझ विकसित करना। एक्सप्लेन चरण में क्या किया जाता है? तो नए विषय का परिचय, ज्ञान का विश्लेषण। तो एक्सप्लेन में आपका ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस ऑफ नॉलेज किया जाता है। इलाबोरेट का अर्थ क्या होता है? तो याद करना नहीं, याद करना तो वो आपका नहीं होगा। ज्ञान का विस्तार और प्रयोग करना, प्रयोग करना, जो चीज़ें आपने सीखा है उसका यहाँ पे उपयोग करना, वही है आपका इलाबोरेट करना, इलाबोरेट करना। ठीक है, यानी कि उपयोग करना। इवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिखाना, अभ्यास करना, सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। CCE ये क्या है आपका? तो एक बार परीक्षा सतत मूल्यांकन। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंशन इवोल्यूशन। तो ये आपका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है आपका, ये आपका तीसरा टॉपिक का लास्ट सवाल है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 6E मॉडल का उद्देश्य क्या है? केवल पढ़ाना, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाना। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। होमवर्क ये आपका है। ठीक है, होमवर्क का सवाल है, 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ये भी बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, इस चीज़ के बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आया होगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात हम आपको ग्रुप के बारे में बता देते हैं कि कैसे आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है। ओके, देखिए वैसे स्टूडेंट,
जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, एक जगह पे, तो वो लोगों के लिए एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम में। यहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। जितना भी क्लास आपको यूट्यूब में देखने को मिलता है, सबका पीडीएफ, आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा इस ग्रुप के अंतर्गत। इसके अलावा रीजनिंग में जितना भी क्लास हुआ है और जितना क्लास होगा, उन सभी का प्रैक्टिस सेट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। डेली टेस्ट आपको यहाँ पे लिया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है, उसका पीडीएफ वगैरह दिया जाता है। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सब कुछ ऑल टोटल चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाती है। क्विज बोट होता है टेलीग्राम में, आपको पता होगा, तो वहाँ पे डेली टेस्ट लिया जाता है। ओके, तो इसी कारण से ग्रुप जो है वो टेलीग्राम में बनाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मिनिमम फीस रखा गया है, इसको पे करके जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का उनको नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, डेली टेस्ट चाहिए, तो वे लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बार जो है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं, दोनों आपका पेड ग्रुप है। पिछले वर्ष जो है केवल आपका एक ही ग्रुप चलता था, ओनली फुल कोर्स वाला, लेकिन इस बार जो बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि केवल उन्हें टीचिंग एप्टीट्यूड का चाहिए, इसी कारण से इसको अलग से भी किया गया है, ठीक है। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है वो हम आपको बता देते हैं। टेलीग्राम में आपको मैसेज करना है, ठीक है, टेलीग्राम में मैसेज करना है, कहीं भी इधर उधर मैसेज नहीं करना है। केवल यहाँ पे जो यूजर नेम दे रखा है @RKM_official, यही वाला यूजर नेम पे आपको कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ पे जो है डाटा दे दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पे प्रोसेस बता दिया जाएगा और फिर आप उसको फॉलो करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।